गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 12 की फ्लामिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले देखते हैं इनके ऑथर कौन है इस चैप्टर के। अल्फोंसे जॉर्जेट। अल्फोंसे जॉर्जेट इसके ऑथर हैं। 1840-1897 वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन है ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। 1840 में बॉर्न हुए थे एंड डाइड इन 1897। ओके, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वार। यानी इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो फ्रैंको प्रूशियन वार के ऊपर है, जो कि लड़ा गया था 1870 से 1871 के बीच में। इसमें जो फ्रांस है उसकी हार हुई थी, प्रूशिया इसमें जीत गया था। और ये किसके अंडर लड़ा गया था? बिस्मार्क के अंडर में ये जो वार है ये हुई थी। ये बिस्मार्क है उस समय जर्मनी के शासक थे। प्रूशिया दैन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये जो आज का जो जर्मनी है उस समय उसे प्रूशिया के नाम से जाना जाता था। तब उसे प्रूशिया बोलते थे और आज इसे जर्मनी बोलते हैं। तो प्रूशिया जीत गया था, यानी जर्मनी जीत गया था और फ्रांस इस वॉर में हार गया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्से एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इस स्टोरी में क्या है, इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर क्या किसका वो टेक ओवर कर लिया जाता है उनको जर्मनी के द्वारा। और उसमें जो एक स्कूल है उसकी लाइफ पर इस वॉर का क्या इम्पैक्ट होता है वो इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए रीड करते हैं इसकी स्टोरी को और देखते हैं कि क्या हुआ। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. मैं उस मॉर्निंग स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ था, स्पेशली मिस्टर हैमल से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल्स पर मुझे होमवर्क दिया था और मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं मालूम था उसके बारे में। इसलिए मैं स्कूल बहुत देरी से पहुंचा। तो ये कौन बोल रहा है? ये एक फ्रेंच नाम का स्कूल बॉय बोल रहा है, जो कि इस चैप्टर का नैरेटर है, ठीक है, जिसका नाम है फ्रेंच। वो बता रहा है कि मैं स्कूल क्यों लेट पहुंचा उस मॉर्निंग, क्या हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाग जाऊं और स्पेंड करूं अपना डे आउट ऑफ डोर, यानी कि स्कूल से बाहर ही मैं अपना दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, जो डे था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, वार्म था। सो ब्राइट, द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जंगल में जो चिड़ियों की चिरपिंग की साउंड आ रही थी। और क्या था, डे ब्राइट था, चमकीला था और गर्म था, यानी कि मतलब साइन धूप निकल रही थी, खिला हुआ था दिन। क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया जैसी क्लाइमेट नहीं होती, फ्रांस में काफ़ी मतलब सर्दी रहती है, ठंड रहती है, तो वहाँ पर जब धूप निकल आती है तो मतलब दिन अच्छा लगता है। सो इसलिए वहाँ पर वो बता रहा है कि उस दिन धूप निकली हुई थी, जो बर्ड थी वो चिरपिंग कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था डे। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊँ। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमविल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और जो खुला हुआ मैदान था सॉम मिल के पीछे, उसमें प्रूशियन जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। सोम मिल एक वहाँ पर एक फैक्ट्री थी, वुड फैक्ट्री, उसके पीछे एक ग्राउंड था, उसमें जो प्रूशियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रूशियन ने हैंड ओवर कर लिया था फ्रांस को, तो वहाँ के जो सैनिक थे वो वहीं घूम रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये सब कुछ ज़्यादा टैम्पटिंग था पार्टिसिपल्स के रूल से, ठीक है। बट आई हैड द स्टैंड टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर भी क्या था, मुझ में स्टैंड थी टू रेसिस्ट करने की, यानी कि मुझे मतलब वेदर बहुत टैम्पटिंग था, इतना अट्रैक्टिव था जो कि पार्टिसिपल पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेटर था। मन कर रहा था कि सारा टाइम यहीं स्पेंड करूं, लेकिन
नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए क्योंकि मैं स्कूल के लिए आया हूँ घर से, तो मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो मैंने उसको गिव अप करने की सोची और मैं स्कूल के लिए वापस जाने के लिए मैं तैयार हो गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पर एक बड़ी सी क्राउड थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से सारी जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वो सभी इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लॉस बैटल्स, चाहे वो फ्रांस के हारने की खबर हो, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। ये सब कुछ मैं अपने मन में सोच रहा था बिना रुके। मतलब वो जो फ्रेंच है वो चलता जा रहा है और वो सोच रहा है अपने मन में कि जो जितनी सारी जो बुरी न्यूज़ हैं इसी बुलेटिन बोर्ड से तो आती हैं, आज भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ होगा। इतनी सारी जो बुरी खबरें पिछले 2 सालों से इसी से आ रही हैं, तो वही कुछ होगा, इसीलिए सारी क्राउड यहाँ पर खड़ी हुई है। तो वो रुका नहीं और वो चलते जा रहा था। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, वो सारा अपने मन में ही ये विस्परिंग कर रहा था। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैंने बहुत जल्दी से स्कूल की तरफ मैं दौड़ा, जितनी जल्दी मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, और वहीं पर एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर, वो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस ट्रेनर होते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी क्या पढ़ रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे कहने लगा, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज़ी से मत चलो। बब, बब यानी कि हम लोग जैसे कहते हैं ना बच्चे को ऐसे ही प्यार में बोलते हैं, तो ऐसे ही फ्रांस में बब बोलते हैं। सो यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अब स्कूल के लिए, ज़्यादा जल्दी मत करो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है, मस्ती मस्ती में ऐसे ही बोल रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और तभी मैं कहाँ पहुँच गया, मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन पे पहुँच गया, और तब मेरी जान में जान आई। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर क्या होता था जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट पर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने की और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और जैसे लेसन को रिपीट करने की आवाज़, उसको यूनिसन में एक साथ सब लोग बोलते हैं, तो वो आवाज़ आती थी स्ट्रीट तक। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जब हम लेसन को रिपीट करते हैं, एक साथ सब लोग लेसन को पढ़ते हैं, तो हम अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से हमारी आंखें बंद हो जाएं और अच्छे से हमें समझ में आए। तो वो आवाज़ बहुत लाउड होती है, तो वो स्ट्रीट तक आती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते हैं, जो टीचर थे हमारे, उनका जो स्टिक उनके हाथ में होती थी, उसको वो तेज़ तेज़ टेबल पर मारते थे, वो भी आवाज़ स्ट्रीट तक आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी क्या था कि एकदम यहाँ शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, क्योंकि मैं क्या करता था, वो इस एक्चुअली जो फ्रेंच है वो कह रहा है कि जब भी मैं स्कूल जाता था तो जो स्कूल का जो बस्सल है वो सड़क तक सुनाई देता था आराम से अच्छे से। और मैं उसी बीच में क्या करता था कि जब जब स्कूल में शोर शराबा चल रहा होता था, सब बच्चे यूनिसन में चैप्टर रीड कर रहे होते थे और ये सब हो रहा होता था, तो मैं चुपके से जाके अपनी सीट पर जाके बैठ जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल क्या था, शांति थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, यानी कि यही वो अवसर होता था, यानी कि जो शोर शराबा वाला जो अवसर है, यही वो अवसर होता था जब मैं उसके बीच में से चुपचाप से अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता था और मुझे कोई देख भी नहीं पाता था। यानी अक्सर वो फ्रेंच लेट हो जाता था। बट ऑफकोर्स दैट द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर मतलब सारी जो चीज़ें थी ऐसे लग रही थी जैसे संडे मॉर्निंग हो, यानी कि मैं संडे को स्कूल आ गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। थ्रू द विंडो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो से मैंने अपनी क्लासमेट देखे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से क्या थे, अपनी सीट पर थे। एंड मिस्टर हैमल, हैमल उनके टीचर का नाम है, फ्रेंच के जो टीचर हैं उनका नाम है मिस्टर हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज चैरिबल आयरन रूलर अंडर हिज
आर्म, और जो मिस्टर हैमल थे वो वॉक कर रहे थे क्लास में और अपनी वही जो रूलर था उनका उसको हाथ में लेके वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे वो डोर खोलना पड़ा और सबके सामने मुझे जाना पड़ा। यानी कि वो वही कह रहा है कि जो पहले जब मैं आता था तो इस तरीके का मतलब शोरगुल होता था क्लास में, कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर पाता था और वो जाके अपनी सीट पर बैठ जाता था। फ्रेंच बोल रहा है। लेकिन आज क्योंकि बहुत शांति थी, सब लोग पहले से ही अपनी सीट पर थे, मिस्टर हैमल घूम रहे थे, तो मैंने धीरे से जो डोर ओपन किया और फिर मुझे सबके सामने ही शर्मिंदगी से जाना पड़ा, क्योंकि लेट तो वो था ही, लेट हो गया था ना, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल था वो काफ़ी टाइम से। You can imagine how I blushed and how frightened I was. तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड हो रहा था उस समय, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, बट कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल शॉ मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने सीट पर जल्दी जाके बैठो। लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जम्प्ड ओवर किया मैंने और मैं अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल दैन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक मैंने अपने डर पर थोड़ी सी मैंने जीत हासिल कर ली थी, यानी कि अब मुझे थोड़ा उतना डर नहीं लग रहा था जितना मैं पहले मुझे लग रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और तब मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे, यानी मिस्टर टीचर कौन थे, मिस्टर हैमल, कि इसमें थे एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में वो थे। His frilled shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days besides. तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमल क्या पहने थे, ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहने थे जिसमें बहुत डिज़ाइंस बनी हुई थी, फिल्ड हो रहा था, और शर्ट और लिटिल ब्लैक और छोटी सी ब्लैक सिल्क की वो कैप पहने हुए थे जो कि एम्ब्रॉयडरी हो रही थी उसमें चारों तरफ। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज बिसाइड्स, केवल इंस्पेक्शन डे वाले दिन और प्राइज डे वाले दिन वो उसको पहनते थे। यानी कोई स्पेशल ओकेज़न होता था, उस स्पेशल ओकेज़न पर ही वे वो उस अटायर को पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स टू स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा जो स्कूल था वो कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज मुझे लग रहा था, एंड सोलम, और मुझे बहुत ज़्यादा वो सीरियस लग रहे थे सभी लोग। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द ब्लेज प्यूपिल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज थिंग थी, जो मुझे लगी सरप्राइज़ करने देने वाली चीज़ थी, कि जो मैंने देखा जो मेरे बैक बेंच, हमारी क्लास की जो बैक बेंचेस थी, यानी कि जो पीछे की जो बेंच होती थी जो हमेशा खाली रहती थी, उस पर गांव के लोग बैठे थे एकदम शांत, लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह। ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्न हैट, ओल्ड हॉजर यानी कि जो गांव का मतलब वहाँ का सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति था, वो बैठा हुआ था जिसकी 3 कॉर्नर हैट पहनकर वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, और फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा भी काफ़ी लोग पीछे की जो सीट्स थी वहाँ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और जो ओल्ड हॉजर था वो अपने साथ क्या लाया था, एक ओल्ड प्राइमर लाया था। प्राइमर क्या होती है, जिसमें बेसिक्स होते हैं, जैसे कोई किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वहाँ पर फ्रेंच की जो बेसिक्स बुक थी बचपन की वो लेके वो अपने साथ आया था, जो उसने कभी पढ़ी नहीं थी बचपन में। थम्ड एट द एजेस, और वो बहुत पुरानी हो गई थी, जमानों की थी, तो वो फटी हुई थी मतलब कॉर्नर से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने ऐसे नीज पर रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। ठीक है, तो उसने वो अपना मोटा मोटा चश्मा उसके ऊपर रखा हुआ था, उस प्राइमर के ऊपर। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." ठीक है, तो फ्रेंड्स कह रहा है कि जब मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी मिस्टर हैमल उठे अपनी चेयर से और
उसी सेम ग्रेव जेंटल टोन में जो उनकी जो यूज़ किया करते थे उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन। ये आज मैं जो देने दूंगा आप लोगों को वो लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम वर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि जो स्कूल्स हैं अल्सेस एंड लॉरेन के वहाँ पर केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो नए मास्टर हैं वो आपके कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ठीक है, आप समझ गए, और इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, लास्ट लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, आप लोग अटेंटिव रहें। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये जो वर्ड्स थे वो कैसे मेरे लिए एक थंडर क्लैप बन गए, यानी कि एकदम मेरे ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर कोई बिजली गिर गई हो, ऐसा मुझे लगा। ओह द रैचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओके, अब समझ में आया, यानी कि उसको वही सारी बातें याद आई कि जब वो स्कूल आ रहा था मॉर्निंग में तो बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ था और इतनी सारी जो क्राउड जमा थी और इतना जो साइलेंस में सुबह से फील कर रहा था मैं, जो सारा जो मतलब अनयूजुअल थिंग देख रहा था, वो सबके पीछे यही रीज़न था, यही रैचेस था जो था। अब उससे सारी बातें समझ में आ रही थी, तब से उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि कैसे लिखते पढ़ते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने कुछ सीखा भी नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि आप मैंने अपने जो लेसन्स थे वो लर्न नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एजेज और गोइंग स्लैंडिंग ऑन द सार, और मैं हमेशा क्या है करता रहा, हमेशा ही मतलब स्कूल से भागता रहा, और बाहर जो वेदर होता था जैसे बर्ड्स चिरपिंग, जैसे आज वो सुबह मॉर्निंग में गया था, जो चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती थी मैं वहाँ जाता रहता था। ये तो मैंने बहुत, कभी मैंने अपनी लैंग्वेज को सीखा ही नहीं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉसियंस a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the saints were old friend now। और मेरी जो बुक्स थी और ये जो बैग है मेरा जो मुझे बहुत भारी लगता है, और ग्रामर की बुक मेरी और मेरी हिस्ट्री की बुक, ये जो सैंड्स वाली, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अभी सभी मेरी ओल्ड फ्रेंड हो जाएंगी। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा है। आई कुड नॉट गिव अप, मैं इसे गिव अप नहीं कर सकता। एंड मिस्टर हैमल too, the idea that he was going away, that I should never see him again, और ये वाली बात सुन के तो वो और भी ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित था कि मिस्टर हैवल अब यहाँ नहीं दिखाई देंगे इस स्कूल में, वो भी चले जाएंगे। ये तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। मेड बी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो ये वाली बात जब उसने सुनी तो वो सारी बातें पुरानी पिछली भूल गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, कैसे उसे ट्रीट करते थे वो, और मतलब जो भी उनका नेचर था ख़राब जिसकी वजह से वो उन्हें पसंद नहीं करता था, वो सारा वो भूल गया पुरानी बातों को, और ऑलमोस्ट और एकदम से उसे उन पर भी प्यार आने लगा कि यार ये कितने अच्छे मतलब मेरे टीचर हैं, मुझे पढ़ाते थे, और ये भी चले जाएंगे, ये सारे, वो बहुत सैड हो रहा है अब मन में फ्रेंड ये सोच कर। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth, and now I understood। तो इसीलिए पुअर मैन और ये सभी लोग जो आए हैं पीछे बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ये सब इसी की वजह से आज सैड हो रहे हैं और आए हैं इस ऑनर में सर को, मतलब क्योंकि लास्ट लेसन है उनका। अब वो सारी बातें समझ गया था फ्रेंड। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, जो गांव के ओल्ड मैन थे वो क्यों बैठे हुए थे रूम के मतलब लास्ट वाली सीट पर, अब वो सब कुछ समझ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो सभी गिल्ट फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल ही नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, और ये उनका तरीका था कि वो आज हमारे मास्टर को थैंक बोलने आए थे उनका लास्ट लेसन लेने के लिए। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उन्होंने जो 40 सालों तक सेवा की और अपनी जो सर्विस दी यहाँ इस स्कूल में,
और उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे कंट्री के लोग। दैट वॉज देयर नो मोर, और उन्हें पता था कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था उसी टाइम क्या हुआ, आई हियर माई नेम कॉल्ड, मेरे को एक आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर हैमल मतलब सर ने उसको आवाज़ दी फ्रेंच। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, क्योंकि मेरा नंबर आ चुका था डिसाइड का। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जो कि मैं देने में समर्थ नहीं था। दैट फुल रूल, वो बहुत ज़्यादा रूल्स कैसे थे, डिफ़िकल्ट थे उसके लिए। फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, पार्टिसिपल के रूल्स उसको बिल्कुल भी नहीं आते थे। वेरी लाउड एंड क्लियर उसको बोलने थे, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने क्या किया, मिक्सअप करा कुछ उनको, और ऐसे ही मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, सिर्फ अपनी डेस्क को पकड़ कर मैं वहाँ खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो था वो बीट कर रहा था ज़ोर ज़ोर से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं देख सकूँ ऊपर। आई हेard मिस्टर हैमल से टू मी, मिस्टर हैमल, मैंने सुना मिस्टर हैमल मुझसे क्या कह रहे थे। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड। मिस्टर हैमल ने क्या कहा उससे, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम खुद से ही अपने ऊपर शर्मिंदा हो रहे हो, मतलब ये सफिशियंट है। तो सी how it is every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow। ठीक है, ये सब किस लिए होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम इसे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हम ऐसे ही करते रहते हैं। और प्रोकास्टिनेशन करना हमारी हैबिट बन जाता है, हम चीज़ों को टालते रहते हैं और कभी भी कोई चीज़ हम नहीं सीख पाते। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, मतलब कहाँ आ गए थे। दैट इज़ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और यही अल्से की परेशानी है। और मिस्टर हैमल कह रहे हैं, मिस्टर हैमल फ्रेंच को डांटते हुए सबको ये चीज़ सुना रहे हैं क्लास में कि केवल मतलब तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल फ्रेंच, ये हम सब के साथ, पूरे अल्सेस के साथ क्या ट्रबल है कि हम लोग आज की चीज़ कल पे डालते रहते हैं, प्रोकास्टिनेटिंग करते रहते हैं और कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और हम क्या करते हैं, सो लर्निंग को आगे कल पर छोड़ते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम लोग कहते हो कि तुम लोग फ्रेंच मैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम लोग कहते हो कि तुम लोग फ्रेंच मैन हो, मतलब तुम पर मुझे शर्म आती है कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंच कहते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अभी तक भी तुम ना तो अपनी लैंग्वेज बोल पाते हो और ना ही अपनी लैंग्वेज लिख पाते हो। सो हाउ कैन यू से योर सेल्फ कि वी आर फ्रेंच, तो बट यू आर नॉट द रोस्ट, ये कि केवल सिर्फ ये तुम्हारी गलती नहीं है पुअर लिटिल फ्रेंड, ये केवल तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach अवर सेल्फ विद, हम सभी ऐसे ही हैं, हम सब के इसमें हाथ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो भी कभी मतलब चिंतित परेशान नहीं होते कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दे प्रीफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग जो है फार्म में काम करो और मिल्स में काम करते रहो, कोई ज़रूरत ही नहीं है स्कूल आने की। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि कुछ पैसा मिल जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने ऊपर ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मैंने तुम्हें काश नहीं भेजा होता अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू योर लेसन, मुझे केवल तुम्हें तुम्हारा लेसन को ही सिखाते रहना चाहिए था, तुम्हें अपने गार्डन में पानी देने के लिए भी नहीं भेजना चाहिए था। यानी कि जो मिस्टर हैमल है उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो दोष है वो बच्चों का नहीं है, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का भी है, क्योंकि पेरेंट्स ना पढ़ाई के लिए अवेयर नहीं रहते। वो लोग चाहते हैं कि बच्चे काम करें, हमें हाथ बटाएं जिससे कि हम पैसा कमा लें, पढ़ाई लिखाई से क्या होने वाला है। और मिस्टर हैमल भी बच्चों से कभी गार्डन वार्डन के छोटे मोटे कामों के लिए बोल दिया करते थे, तो वो सब कह रहे थे कि मेरा भी फॉल्ट है इसमें कि तुम लोग नहीं सीख पाए फ्रेंच। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो मिस्टर हैमल है ना वो दुखी हो रहे हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ही भाषा को नहीं जानते हैं। एंड वैन आई वॉन्टेड टू गो फिनिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और मैंने कभी भी तुमको
हॉलीडे नहीं दिया कोई। दैन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और मिस्टर हेमल जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उस पर टॉकिंग करते रहे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसके बाद मतलब जब वो क्लास में पढ़ा रहे थे मिस्टर हेमल, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज की ही तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि वो उस समय काफ़ी सैड थे। तो वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल है सबसे ज़्यादा। ठीक है, एज ए पैट, मतलब उस समय उनमें क्या है कि एक देशभक्ति वाली फीलिंग्स आ रही है, तो एज ए फ्रेंच टीचर वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ऐसे बोल के, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, ये हम इसे हमें सीखना चाहिए और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, यानी हमें अपनी लैंग्वेज को, फ्रेंच को प्यार करना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग एनस्लेव्ड हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि अगर कोई इंसान, अगर हम एनस्लेव हो भी जाते हैं तो कोई हमारी लैंग्वेज को हमसे नहीं छीन सकता, हर चीज़ हमसे छीनी जा सकती है, बट हमारी लैंग्वेज ही केवल एक ऐसी मात्रिक जरिया है जो हमारे पास रहेगा और वही हमारे प्रिजन की चाबी बनेगा। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तब वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं ग्रामर चैप्टर और एक लेसन हमें देते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, और उस समय में एकदम से अमेज्ड, यानी कि एकदम से मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, शॉक्ड हो जाता हूँ ये देखकर कि वो लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही थी। मतलब एक अचानक से, कभी जो फ्रेंच पढ़ता लिखता नहीं था, आज उसे एकदम से उसको अपनी मातृभाषा समझ आने लगी थी। ऑल ही सैड सीम टू ईजी, जो कुछ वो कह रहे थे वो उसको ईजी लग रहा था, सो ईजी आई थिंक टू, मतलब वो सोच भी नहीं सकता कितना ईजी उसको वो चैप्टर लग रहा था आज जो मिस्टर हेमल उसको दे रहे थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था फ्रेंच के साथ, क्योंकि वो आज मन से पढ़ रहा था। एक्चुअली वो इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है कुछ भी, लेकिन हम मन नहीं लगाते ना, मन इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में, इसीलिए हमें डिफ़िकल्ट लगता है। जब फ्रेंच को दुख हुआ कि अब उसको लैंग्वेज ही कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो उसने पूरा दिमाग अपना, पूरे 5 अपने सेंस ऑर्गन उसी में लगा दिए, तो उसको एकदम समझ में आने लग गया, एकदम से सब कुछ ईजी लगने लग गया। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, तो इसका मतलब क्या था कि उसको ये समझ में आ गया कि उसने कभी केयरफुली चैप्टर को पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और या फिर हो सकता है कि कभी उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की थी चीज़ें। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि बेचारे जो वो सर थे, वो जाने से पहले हमें वो सब कुछ देना चाहते थे, जो कुछ भी वो जानते थे, यानी कि वो उनको पूरा फ्रेंच उनके दिमाग में डालना चाहते थे अपनी जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड एट वन स्ट्रोक, और वो इसे एक ही स्ट्रोक में, मतलब एक ही बार में वो चाहते थे कि सारा कुछ हमारे समझ में ये आ जाए। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने एक लेसन राइटिंग की। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल ने हमें न्यू कॉपीज़ दी थी हमारे लिए, रिटिन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। ठीक है, राउंड हैंड में लिखी हुई, फ्रांस अलसे, फ्रांस अलसेस, फ्रांस अलसे, फ्रांस अलसे, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे से झंडे चारों तरफ स्कूल क्लास में घूम रहे हैं, है ना, फ्लोटिंग कर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो हमारी सभी डेस्क पर लगे हुए थे, है ना। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और हर कोई कितनी पेशेंस के साथ ध्यान से अपना वर्क कर रहा था। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि केवल जब राइटिंग का लेसन दिया था सर ने, तो उसमें क्या था कि वो एक छोटे छोटे फ्लैग बना के लाए थे फ्रांस अलसे के, और वो सब ने अपनी अपनी डेस्क पे लगा दिए थे। तो पूरी क्लास में ऐसा लग रहा था वो फ्लैग फ्लोटिंग कर रहे हैं, हर कोई इतना शांत होकर एकदम पढ़ाई कर रहा था कि किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे हम जो मतलब पेपर पर कुछ लिखते हैं पेन से, तो हल्की हल्की सी वही आवाज़ आ रही थी स्क्रैचिंग की, इसके अलावा कोई साउंड नहीं आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू
इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। ठीक है, कुछ बीटल्स की उड़ने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वॉज हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ दैट वॉज फ्रेंच। टू ऑन द रूफ द पिजन कू वेरी लो। ठीक है, तो ऊपर है ना जो स्कूल क्लासरूम था ना, क्लासरूम के ऊपर कुछ पिजन्स थे, वो अपने पैरों से जैसे नीचे तो पेन की और पेपर की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, और उस क्लासरूम के जस्ट ऊपर क्या कुछ पिजन्स जो स्क्रैचिंग, उनके हुक जैसे उनके पैर जो होते हैं ना उससे वो स्क्रैच कर रहे थे, ऐसे उनकी आवाज़ आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मान लो पिजन्स यानी कि जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं वो भी उनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी मतलब शांत आज लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो लोग, और फिर मैंने अपने आप से ही सोचा कि क्या वो लोग जो वर्ड्स हैं फ्रांस की उनसे भी जर्मन बुलवाएंगे, क्या पिजन्स भी जर्मन में खूब बोलेगा। ऐसे करके वो फ्रांस सोच रहा है कि मतलब हम तो चलो बोल सकते हैं, लेकिन वर्ड से वो कैसे जर्मन बुलवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. ठीक है, जब मैंने अपनी राइटिंग कर ली, मैंने मिस्टर हैमल की तरफ देखा जो कि एक मोशनलेस कंडीशन में बैठे हुए थे, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनमें मोशन ही नहीं है, उनके किसी ने प्राण ही निकाल लिए हैं। वो अपनी चेयर पर बैठे थे और एक थिंग मतलब एक जगह एक गेज कर रहे थे, घूर रहे थे। देन एट अनदर, एक एक चीज़ को मतलब वो निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एक होता है ना अफेक्शन, जब वो जाने वाला होता है कोई, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो सारी चीज़ें अपने माइंड में रखना चाहते थे। फैंसी अपनी 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 कल्पनाओं में, अपने माइंड में सारी चीज़ों को वो मतलब रखना चाहते थे। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि भाई 40 सालों से वो इसी एक जगह पर रहे थे, कहीं नहीं गए थे यहाँ से। विद हिज गार्डन आउटसाइड विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। केवल क्या था उनका, एक आउटसाइड उनका एक गार्डन था, और बस उनकी क्लास और एक उनका यहाँ पर रूम था, उसमें ही वो रहते थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड ब्रांचेज हैड बीन worn स्मूथ, द walnut ट्री इन द गार्डन वर टॉलर and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। और वो जो गार्डन था उसका बहुत टेकिंग केयर वो करते थे। वो मतलब छोटा सा उन्होंने प्लांट लगाया था और वो भी काफ़ी बड़ा हुआ था। वॉलनट ट्री था उनका अखरोट का, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, और छोटी छोटी जो उन्होंने बेल लगाई थी वो भी मतलब नीचे से अब रूफ पर जा चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। इस सब चीज़ों से उनका दिल जो है टूट रहा था, वो दुखी हो रहे थे। टू लीव इट ऑल, और ये सब उनको छोड़ना था। पुअर मैन, ये पुअर मैन टीचर के लिए ही वो यूज़ कर रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो इसी मतलब वहीं चेयर पे बैठे बैठे वो अपनी सिस्टर की मूविंग सुन रहे थे, जो रूम से आ रही थी आवाज़। ऊपर उनका जो रूम था वहाँ उनकी सिस्टर जो है काम कर रही थी, वो सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपना जो सामान था वो पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे जाना था वहाँ से, तो वो आवाज़ वो आ रही थी उनकी क्लास में। फोर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें वो कंट्री छोड़ के नेक्स्ट डे जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें ये करेज था सारे लेसन को पढ़ने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हमें एक जो लेसन था वो हिस्ट्री के ऊपर दिया। ठीक है, एक एक करके वो सभी लेसन दे रहे थे, पहले ग्रामर पर दिया, फिर राइटिंग पर, फिर हिस्ट्री पर। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हॉजर ने क्या किया, अपना चश्मा पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और जो प्राइमर था उसे अपने दोनों हाथों में रख लिया। स्पेल्ड द लेटर विद देम। ठीक है, you could see that he too was crying, वो खुद भी रो रहा था। his voice trembled, उसकी वॉइस क्या थी, मतलब वो रो रहा था तो वो ट्रैम्बल्ड कर रही थी, आवाज़ हिल रही थी दुख की वजह से। विद इमोशंस की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था, उतने इमोशंस उसके अंदर आ गए थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। तो वो कह रहा है मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे ये याद है अच्छे से कि ये जो है हमारा कैसा लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रुक 12, और तभी क्या हुआ,
जो चर्च की घड़ी थी उसमें कितने बज गए, 12 बज गए। दैन द एंगलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। ठीक है, तो तभी उनकी ड्रम की बजने की आवाज़ आ गई कि क्लॉक मतलब क्योंकि आज लास्ट डे था, चर्च की घंटी बज गई, ड्रम की आवाज़ आने लगी और मिस्टर हैमल स्टूड अप। मिस्टर हैमल क्या हुआ, खड़े हो गए। वेरी पेल का मतलब है वो निस्तेज, बिल्कुल पीले, मतलब दुख से भरे थे वो। उनमें ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उनमें कोई जान नहीं है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने उन्हें कभी भी इस तरीके इतना निराश नहीं देखा था। फिर तभी मिस्टर हैमल बोलते हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, सैड ही, उन्होंने कहा, आई डैश शांति आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ उनको रोक रहा था, चॉक्ड हो रहा था, वो बोल नहीं पा रही थी, बस आई इतना कह पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल पाए। दैन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गए। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने क्या लिया, एक पीस ऑफ चॉक लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसे उन्होंने पूरी ताकत से पकड़ा। मतलब ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर जितना वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद रहो, तुम फ्रांस आबाद रहो, ये फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया, विव ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा क्या रहे, जिंदाबाद रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और अपना सिर उन्होंने वॉल के अगेंस्ट झुका लिया, यानी कि ऐसे दुखी होके लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ बोले उन्होंने गेस्चर से ही हमें अपने हाथ से मतलब इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि जो स्कूल डिसमिस्ड हो गया और आप लोग जा सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया, द लास्ट लेसन। I hope you will understand everything. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you so much.